नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का विषयवार रिवीजन कर रहे हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन का पहले भी मैं 2 लेक्चर ले चुका हूं, एक अप्रैल 2023 का और दूसरा मई 2023 के महीने का। अब ये जो है जून 2023 लेक्चर 3 में मैं लेकर के आया हूं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जून 2023 में तकरीबन 15 ऐसा इशूज था जिस पर यूपीएससी की नज़र जा सकती है, वहां से प्रश्न आ सकता है। लेकिन यहां पर देखेंगे कि 4 से 5 ऐसे टॉपिक हैं जिसका रिपीटेशन होता है, यानी कि आगे यह घटना फिर दोहराता है। जैसे जून में हुआ तो हो सकता है सितंबर अक्टूबर 2023 में फिर से वो दोहराव देखने को मिलता है। तो वैसे टॉपिक को अभी फिलहाल मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि इसे आगे कर लेंगे तो आपको दोहराव की समस्या नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के तकरीबन देखेंगे 10 टॉपिक के आसपास हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे इशूज आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। और जून 2023 में अगर आप इतने टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से एक भी मुद्दा नहीं बचेगा जो आपके रडार से बाहर हो, यदि प्रश्न आता है तो। चलिए अब सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला है भारत यूएसए संबंध। भारत यूएसए संबंध को अगर थोड़ी सी भूमिका देने की बात करें हम, तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय से ही इसकी बात करेंगे। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो एक तरफ तो वो नव स्वतंत्र देश था, भारत का बंटवारा भी हुआ, पाकिस्तान भी वहाँ से निकला। उसी वक्त अगर देखा जाए तो भारत के समक्ष कई तरह की समस्या था। अब कुछ समस्या आंतरिक था तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह था कि शीत युद्ध शुरू हो चुका था। शीत युद्ध कहने का मतलब है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति, है ना। ऐसा स्थिति बन रहा था कि युद्ध तो नहीं हो रहा था, कन्वेंशनल युद्ध नहीं था, लेकिन युद्ध की स्थिति बन रही थी। और यह 2 गुटों में बन रहा था। एक गुट जो पूंजीवाद था, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जो पश्चिमी यूरोपीय देश है, और उसमें आप कह सकते हैं यूएसए, और यूएसए उसका लीडर था, उसको लीड कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो एक गुट था वह समाजवाद, साम्यवाद का देश, ठीक है, जिसमें कि यूएसएसआर उसका लीडर था। और आजकल जो आप यूरोप का बहुत सारे पूर्वी कंट्री देख रहे हैं, वो सब उस वक्त यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था। तो दोनों गुट में तकरार था। अब भारत के लिए यह चुनौती था कि अभी अभी वो स्वतंत्र हुआ है, जहां एक तरफ उसे यूएसएसआर की भी जरूरत था, वहीं दूसरी तरफ तकनीक और फंड वगैरह लेने के लिए यूएसए की भी मदद चाहिए थी। इसलिए भारत ने तय किया कि वह किसी भी गुट के साथ नहीं जाएगा, वह गुट निरपेक्ष रहेगा। इसलिए थर्ड वर्ल्ड की जब हम परिकल्पना कहते हैं, जिसको आजकल आप देखते हैं एक नया वर्ड दिया गया है, ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ जैसा ही कुछ मामला वहां गुटनिरपेक्ष देशों का रहा था। और भारत को कहा गया, भारत के विषय में कहा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, और भारत उसका नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। यहां से स्थिति थोड़ी सी बदलती है, क्योंकि पाकिस्तान जो भारत से अलग होकर के बना, वह कहीं ना कहीं यूएसए के पीछे चला गया। और फिर भारत और यूएसए का संबंध वहां से थोड़ा सा कटुतापूर्ण होता गया, क्योंकि देखा गया कि भारत जो है यूएसएसआर के करीब होता चला गया, और यूएसएसआर और अमेरिका के बीच टकराव था। इस वजह से भारत और अमेरिका का संबंध बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन 90 के दशक आते आते आप जानते हैं कि वैश्विक राजनीति जो है विभिन्न वजहों से बदलते रहता है। तो भारत और यूएसएस के बीच 90 के दशक में वहां से संबंध सुधरने लगे। एक वजह तो ये रहा कि उस वक्त यूएसएसआर का विघटन हो गया, और जब विघटन होता है तो ये कहा गया कि यहीं से कोल्ड वार की जो सिचुएशन बन रहा था वह खत्म हो गया है, ठीक है। और उस वक्त से देखेंगे अमेरिकी पॉलिटिक्स में भी, उसके जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे घटनाक्रम हुए, जिसके वजह से भारत जो है यूएसए के करीब धीरे धीरे जाता गया। और उसके बाद जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका में, उसके बाद तो भारत और अमेरिका का संबंध जो है वह बहुत बेहतर होता चला गया। और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाते हैं, फिर वहाँ के प्रेसिडेंट उस वक्त बराक ओबामा होते हैं, उसके बाद फिर वहाँ एक बार ट्रंप होते हैं, अभी जो बाइडेन है, तो लगातार देखा गया कि भारत और यूएसए का संबंध जो है बहुत अधिक अब बेहतर होता चला गया है, ठीक है। ये घटनाक्रम पूरी तरह से भूमिका आप समझ गए। अब यहाँ पर हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं उस पर चलते हैं, ठीक है। देखिए, चर्चा में क्यों है कि वहाँ आप देखेंगे जून 2023 में भारत के प्रधानमंत्री जो है यूएसए की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए थे। इस दौरान दोनों देशों के मध्य कुछ समझौते हुए, उस समझौते में कुछ हस्ताक्षर हुए, जिसको हम लोग MOU भी कहा करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या क्या हुआ समझौता। तो भारत अमेरिका संबंध की अगर स्थिति देखेंगे तो रक्षा संबंध, व्यापारिक संबंध और अंतरिक्ष संबंध भी आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे भारतीय लोग जो हैं, जिसे आप इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, वह यूएसए में रहते भी हैं, बहुत सारे छात्र वहां पढ़ने भी जाते हैं। तो हम 2-3 चीजों को लेके देखेंगे, रक्षा संबंध भी समझने की कोशिश करेंगे, व्यापारिक संबंध देखेंगे,
और जो स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी हम उसे भी देखेंगे। सबसे पहले हम डिफेंस को लेकर के देखते हैं। भारत अमेरिका से 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एम्ब्यूरेंस मानव रहित हवाई वाहन खरीदने पर सहमत हो गया है। ये जून 2023 का मसला है, ठीक है। यूएसए इंडिया डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम की शुरुआत की गई है। भारत में GE-F414, ठीक है, जेट इंजन के सह उत्पाद के लिए जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच समझौता भी हुआ है। यूएसए भारत को रक्षा उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, ठीक है। कुछ ऐसे टर्म है जो आपको ध्यान में रखना है। यूएसए ने 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा भी दिया था। ये आप सबों ने पढ़ा भी होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिहाज से। दोनों देशों के बीच कुछ प्रमुख समझौते हैं, उस समझौता पर एक नजर डालते हैं। अब देखिए, अमेरिका ने कुछ अपने संविधान तक में परिवर्तन किया ताकि भारत को वो एक प्रमुख पार्टनर अपना बना सके। जैसे कि आप देखेंगे, लेमुआ 2016 में एक समझौता हुआ था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो लेमुआ बहुत चर्चा में रहा। उसके बाद अगर आप देखेंगे, कोमकासा 2018 में एक समझौता हुआ था, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको, ये 2-3 चीज़ें हैं जिस पर आपको थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लिया कीजिए, या फिर आपने पहले इस पर काम किया भी होगा, ठीक है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2019 और उसके बाद है बेका 2020। ये कुछ ऐसे समझौते हैं जो भारत यूएसए के बीच हुआ और इसी से पता चला कि अमेरिका और भारत का जो रक्षा संबंध है वह इतिहास में सबसे ऊपर था। यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि यह एक प्रमुख घटना हुआ और प्रमुख रक्षा भागीदार भी भारत यूएसए बन गया। यदि अंतरिक्ष संबंध की बात करें तो आप जान रहे हैं, भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, लगातार वह बेहतर काम कर रही है और यूएसए की नासा वह अपने आप में बेहद प्रसिद्ध है। इसके लिए नासा इसरो के भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को एडवांस प्रशिक्षण प्रदान करेगा, क्योंकि इसरो लगातार चाह रही है कि उसके अंतरिक्ष यात्री जो है स्पेस में जाए, है ना। भारत ने अमेरिका को नेतृत्व करने वाले आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर 27वें सदस्य के रूप में हस्ताक्षर भी किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य ओशन अंतरिक्ष अन्वेषण और बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग हेतु प्रशासन में सुधार करने के लिए सिद्धांत या फिर दिशा निर्देशों का एक साझा दृष्टिकोण स्थापित करना है। ये सभी घटना जब होता है जब प्रधानमंत्री वहां अमेरिका के राजकीय दौरा पे जाते हैं। उस दौरान जो कुछ हस्ताक्षर किए गए थे उसमें कुछ रक्षा समझौते हुए, कुछ अंतरिक्ष समझौता हुआ था, इन चीजों पर। अब व्यापारिक संबंध की स्थिति देखते हैं। देखिए, अगर द्विपक्षीय व्यापार की बात करेंगे तो भारत और यूएसए का 2022-23 की अगर स्थिति देखते हैं तो 128.55 बिलियन डॉलर का व्यापार रहा था। वहीं अगर 2021-22 की स्थिति देखेंगे तो उसकी तुलना में यह जो है 2022-23 का, इसमें आपको 7.65% तक का वृद्धि देखने को मिलेगा। और यह वृद्धि आप चूंकि देख रहे हैं 7.7% से ऊपर वृद्धि देखने को मिल रहा है व्यापारिक संबंध में, तो अपने आप में यह बहुत ज्यादा आंकड़ा है। इसी से पता चलता है कि भारत और यूएसए का संबंध जो है लगातार किस हिसाब से बेहतर होता जा रहा है। दोनों देश अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करेंगे। ये डिसाइड किया है दोनों देशों ने, एमओयू जब साइन हुआ था। इन क्षेत्रों में क्या क्या है तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि एआई आप पढ़ते हैं ना, इसी को शॉर्ट में कहते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर। देखिए, सेमीकंडक्टर का हब बनना चाहता है भारत, क्योंकि चाइना में जो स्थिति उभर रहा है उसके बाद भारत के लिए कहा जा रहा है कि भारत जो है दुनिया भर के लिए सेमीकंडक्टर का हब बन सकता है। प्रधानमंत्री लगातार इसकी बात करते रहे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, ये सब इसमें शामिल किया गया है। अब चलिए इस टॉपिक पर एक प्रश्न देखते हैं। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहां पर आपको देखना है कि कौन सा सही है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। अब देखिए, वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 128.55 बिलियन डॉलर रहा। वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 128.55 बिलियन डॉलर रहा, जो वर्ष 2021-22 की तुलना में 7.65% कम था। तो ये कम था या अधिक था, इसमें वृद्धि हुई थी, ठीक है, कमी नहीं हुआ था। तो यहां पर यह गलत स्टेटमेंट है। भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर 27वें सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किया है। बिल्कुल सही बात है, भारत ने यह हस्ताक्षर किया है और चूंकि अमेरिका इस ग्रुप का नेतृत्व कर रहा है और भारत जो है इसमें शामिल होने वाला 27वां देश है, यह भी सही है। भारत ने अमेरिका के लॉजिस्टिक एक्सचेंज
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए, परंतु बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए। यहाँ गलत है, इस पर भी हस्ताक्षर हुआ है। यानी कि ये संबंध जो दोनों जो है, ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इस पर भी काम हुआ है, और यहाँ पर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये भी दोनों देशों के बीच ये भी एग्रीमेंट हुआ है। तो ये नहीं कह रहा है तो ये गलत हो गया, यानी कि सही स्टेटमेंट जो है केवल दूसरा, केवल दो जो है बी में होने वाला है, तो ये सही हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, एक टॉपिक हमने देख लिया जो उत्तरी अमेरिका से, यानी कि भारत और यूएसए का कुछ चीजें हमें पता चल गया, तो एक बार पूरा हमारा रिवीजन हो गया, चाहे वो रक्षा संबंध हो, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, अंतरिक्ष संबंध हो, हमने वो चीजें देख लिया। अब हम चलते हैं मध्य एशिया की तरफ, ठीक है, सेंट्रल एशिया की तरफ चलते हैं, और सेंट्रल एशिया की जब चर्चा की जाएगी तो उसमें चीन को लेकर के हम बात करेंगे कि चीन का प्रभाव किस तरह से बढ़ रहा है। अब सेंट्रल एशिया की बात करेंगे तो कुछ प्रमुख देश हैं वहां पर, उसकी चर्चा करना जरूरी है। सेंट्रल एशिया में देखिए, ये जो देश आपको देख रहा होगा, चाहे वो काजिकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो या फिर किर्गिस्तान हो, ये ऐसे देश हैं सेंट्रल एशिया का जहां पर चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चर्चा में क्यों आया? चीन ने 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ शियान शहर में C+C5 ध्यान देखना है, ठीक है, शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अब यहां पर समझना है, इस टर्म को समझिए। यहां पर C4 क्या है? चाइना, और C5 क्या है? सेंट्रल एशिया की बात की गई। यहां पर C और 5 मतलब ये 5 कंट्रीज से डिनोट किया गया है। मैंने कहा ना, यहां पर 5 देश है, ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां देश। इस पांचों देशों के साथ चीन ने एक शिखर सम्मेलन किया, जिसे C+C5 का नाम दिया गया है, ठीक है। यह अपनी तरह का पहला शिखर सम्मेलन है। अब ये शिखर सम्मेलन क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है, विभिन्न जो संबंधित देश होते हैं उसके जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं वह भाग लेते हैं। सबसे आप कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा मंच होता है राष्ट्र प्रमुखों का, और आपस में विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं। अब इसमें क्या क्या कहा गया, देखिए प्रमुख बिंदु। इस सम्मेलन में शिवान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत चीन मध्य एशिया संबंधों के भविष्य के विकास हेतु ब्लूप्रिंट जारी किया गया। सभी देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय आतंकवाद एवं उग्रवाद की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये जो सांस्कृतिक आदान प्रदान की चीजें कहा जाता है ना, तो इंटरनेशनल रिलेशन की दुनिया में इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं, ठीक है। तो चीन लगातार चाह रहा है कि वो सॉफ्ट पावर के जरिए भी दुनिया भर में अपना प्रभुत्व बनाए, ठीक है। तो इसको लेकर के आपको ध्यान रखना है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन की जब बात करेंगे तो 2-3 टर्म आप ध्यान रखिए। एक होता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब हुआ सांस्कृतिक कामों के द्वारा, आपके स्टूडेंट वहां पढ़ने गए, आप लगातार विजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात करते हैं, ये सब सॉफ्ट पावर में आ जाएगा। उसके बाद एक होता है हार्ड पावर। हार्ड पावर का मतलब होता है कि अपना दबदबा जमाना, यानी कि हथियार के माध्यम से प्रभुत्व जमाना। अब जैसे वो हार्ड पावर शब्द से ही जैसे क्लियर हो रहा है ना कि वहां पर प्रभुत्व की बात की जा रही है। एक नया वर्ड और आगे आया है, वह है स्मार्ट पावर। ये सब जब आप आईआर पढ़ें तो ऐसे चीज़ों को आप समझें और आंसर राइटिंग वगैरह करते हुए आप इसमें शामिल करें, ताकि आपकी आंसर राइटिंग की क्वालिटी जो है वह बेहतर हो जाएगा। तो सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर और स्मार्ट पावर। सॉफ्ट पावर समझ गए, हार्ड पावर समझ गए। अब स्मार्ट पावर क्या हुआ? देखिए, स्मार्ट पावर जो है इसको चर्चा में लाया गया, और इसमें ये दोनों ऐड है, यानी कि इसमें सॉफ्ट पावर भी ऐड है और इसमें हार्ड पावर भी ऐड है। इसीलिए ये दोनों चीज़ें मिलकर के स्मार्ट बन गया। अगर किसी कंट्री की पॉलिसी इस तरह की हो, फॉरेन पॉलिसी, जिसमें सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर हो, यानी कि युद्ध की बात भी की जाएगी, बुद्ध की बात भी की जाएगी, तो उसे स्मार्ट पावर कहेंगे, ठीक है। ये टर्म है, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर यह ध्यान देना है कि इस क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को द्वारा कल्चरल सिल्क रोड कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस पर थोड़ी सी स्टडी आप कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, C+C5 शिखर सम्मेलन के विषय में समझते हैं। पहला C+C5 शिखर सम्मेलन विगत वर्ष आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था। आभासी प्रारूप कहने का मतलब है जो जूम वगैरह पर मीटिंग होती है ना, डिजिटल वर्चुअल मीटिंग हुआ था। इस सम्मेलन में भागीदार देश कौन कौन है? जैसा मैंने कहा कि C तो एक चीन हो जाएगा, और C5 तो 5 वहां सेंट्रल एशिया का देश, जिसमें एक कजाकिस्तान आएगा, किर्गिस्तान आएगा, ताजिकिस्तान आएगा, तुर्कमेनिस्तान आएगा और एक उज्बेकिस्तान आ जाएगा। तो ये 5 देश जो C5 जिसे कहा गया है। इसका आयोजन चीन और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने
के लिए किया गया था। अब इसको देखते हैं एक बार प्रश्न को। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कितने देश, यहां पर ध्यान देना है कितने देश C+C5 शिखर सम्मेलन के सदस्य हैं। देखते हैं यहां पर विकल्प क्या क्या है। चीन कहा गया, तो चीन तो है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहां पर C4 चाइना ही था। किर्गिस्तान इसमें शामिल है, उज्बेकिस्तान भी शामिल है, लेकिन देखिए इसमें ईरान नहीं शामिल है, ठीक है, क्योंकि यहां शब्द से भी देखना है C5 सेंट्रल एशिया का कंट्री ईरान नहीं है, ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। दूसरा, मंगोलिया भी इसमें शामिल नहीं है, मंगोलिया भी C5 नहीं है, सेंट्रल एशिया का कंट्री नहीं है। हालांकि चाइना का पड़ोसी देश है, चाइना इसके साथ एक लंबी बॉर्डर साझा करता है, लेकिन ये C5 में नहीं आता है। तो इसमें से देखेंगे कितने देश, तो 1 2 3 देश, 3 यहां पर है, केवल 3, बी में हो गया, तो ये विकल्प बी हो जाएगा सही। चलिए, अब विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की रक्षा सहयोग संबंधी पहलों की भूमिका क्या क्या रही है, जरा उसको देखते हैं। चर्चा में क्यों आया? भारत ने वियतनाम को स्वदेशी रूप से निर्मित आईएनए कृपान भेंट किया है, ठीक है, यह एक इन सर्विस मिसाइल युद्धपोत है। देखिए, भारत क्या करता है कि लंबे समय से ही रक्षा उत्पाद जो होता है उसका आयात करता रहता है, निर्यात नहीं कर पाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी नीति बदली है और स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत वगैरह जो हैं या मिसाइलें, हथियार, भारत उसका निर्माण करने लगा है और भारत का निर्यात भी रक्षा उत्पाद में बढ़ा है और इस वजह से आयात में कमी आई है। इसके अलावा भारत जो है विभिन्न पड़ोसी देशों को कुछ चीजें भेंट भी किया है। उसी के तहत जो है ये मसला आप देखते होंगे, यहाँ पर वियतनाम को जो स्वदेशी रूप से निर्मित एक युद्धपोत है आईएनए कृपान, वह भारत ने भेंट किया है। चलिए अब इसकी प्रमुख बिंदु को देखते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत ने हाल के दिनों में सैन्य सहयोग, मानवीय सहयोग, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में योगदान आदि से संबंधित अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। अब मैंने कहा था आपको, कुछ वर्ड समझाया था, ये सब चीजें क्या है, भारत ये सब क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि भारत सॉफ्ट पावर को बढ़ाना चाह रहा है। सॉफ्ट पावर क्यों बढ़ाना चाह रहा है? तो वैश्विक स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ सके, ठीक है, चाहे अगर कल को भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की आवश्यकता होगा तो ये सभी कंट्री जो हैं ये सब सपोर्ट कर सके भारत को, ठीक है, और विभिन्न मंचों पर अगर वोटिंग वगैरह भारत के पक्ष में लाना हो तो सॉफ्ट पावर के माध्यम से भारत जो है, कहते हैं कि दिल जीतने की बात, तो भारत जो है दिल जीतने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, तो इसको सॉफ्ट पावर कहेंगे। वर्तमान में भारत ने 53 से अधिक देशों के साथ रक्षा सहयोग समझौते किए हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रक्षा उत्पाद एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020, ध्यान रखना है यहाँ पर, रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020, इसको थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। इसका लक्ष्य क्या है? एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करना है, क्योंकि लगातार भारत क्या कोशिश कर रहा है कि रक्षा उत्पाद के निर्यात को बढ़ा सके और आयात को कम कर सके। भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या है? प्रवासी भारतीयों के साथ संपर्क बनाए रखना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना, यानी कि इंडियन डायस्पोरा की बात की जा रही है। इंडियन डायस्पोरा जो है हमारे लिए सॉफ्ट पावर का काम करता है, पीपल टू पीपल कनेक्शन का काम करता है। तो जो प्रवासी भारतीय हैं, इंडियन डायस्पोरा हैं, इनके साथ संपर्क बनाए रखना है और इन्हें संरक्षण प्रदान करना है। किसी तरह की समस्या अगर किसी दूसरे देश में उन्हें हो रहा है तो भारत सरकार जो है आगे बढ़ करके उनकी मदद करे। यह सुनिश्चित करना कि भारत की राय वैश्विक मंचों पर सुनी जाए। अब ये कब सुना जाएगा? जब भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और प्रतिष्ठा कब बढ़ेगी? जब भारत का सॉफ्ट पावर मजबूत होगा, भारत का हार्ड पावर मजबूत होगा और कहीं ना कहीं अपनी विदेश नीति में भारत जो है स्मार्ट पॉलिसी भी शामिल कर सके, स्मार्ट पावर को दिखा सके। भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से बचना होगा। पारंपरिक खतरे का क्या तात्पर्य है? पारंपरिक खतरे का तात्पर्य है जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा सदाबहार दुश्मन है। जैसे कुछ सदाबहार दोस्त होते हैं ना, वैसे वो सदाबहार दुश्मन है, कुछ भी कर लो वो दुश्मनी करेगा ही। तो अब वो आपका पड़ोसी है, आपके साथ वह क्या करता है? कन्वेंशनल युद्ध भी कर चुका है, 1948 में कर चुका है, ठीक है, आज़ादी के तुरंत बाद। उसके बाद उसने 65 में किया है, 71 में किया है, 1999 में किया है और उसके बाद जो है छिटपुट घटनाएं करते रहता है, आतंकवाद को प्रायोजित करते रहता है कश्मीर में, भारत में, आप जानते ही हैं। अब ये जो चीजें हो जाएगा, ये एक तरह से पारंपरिक खतरा हमारे हो जाएगा, कन्वेंशनल वार की चीजें। दूसरी क्या चीजें कहा गया? गैर पारंपरिक खतरा।
गैर पारंपरिक खतरा अलग तरह के हो सकता है, जैसे आजकल देखेंगे साइबर अटैक हो रहा है, हैक किया जा रहा है, या जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी हो रहा है, एआई के माध्यम से चीजें गड़बड़ की जा रही है। बहुत तरह के ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, टूल्स आ गए हैं, जिसके माध्यम से नागरिकों के डेटा को चुराया जा रहा है ना, कहते हैं डेटा इज न्यू फ्यूल। तो इन सब चीजों पर भारत को ध्यान रखना होगा और अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। तो पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों स्थिति में भारत को मजबूत रखना है अपने आप को। भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल बाह्य परिवेश तैयार करना होगा। समावेशी विकास आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, यानी कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है, कोई विकास के रास्ते में पीछे ना छूट जाए। तो इसके लिए अनुकूल बाह्य परिवेश भी तैयार करना आवश्यक हो जाएगा। अब चलिए इस पर एक प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पर ध्यान देना है कि कौन सा सही है, आपसे पूछा गया है। भारत ने अपनी विदेश नीति को विस्तार देते हुए कंबोडिया को स्वदेशी रूप से निर्मित आईएनए कृपाण भेंट किया है। क्या भारत ने कंबोडिया को ये आईएनएस कृपाण भेंट किया है? नहीं, भारत ने किसको दिया है? ये वियतनाम को। तो यानी कि ये जो है वह गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत की राय वैश्विक मंचों पर सुनी जाए। बिल्कुल, भारत ये काम कर रहा है सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर और स्मार्ट पावर के जरिए। भारत की रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 का लक्ष्य एरोस्पेस व रक्षा क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करना है। हम चाहते हैं कि निश्चित तौर पे हमारा निर्यात बढ़ सके, और इस लिहाज से देखेंगे तो दो स्टेटमेंट यहां आपको सही नजर आता है, दूसरा और तीसरा, और दूसरा और तीसरा बी में है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे टॉपिक की तरफ। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के 75 वर्ष पूरे हुए और इसीलिए यह इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ऐसे टॉपिक को कई बार हम नहीं पढ़ते हैं, स्किप करते हैं, और यूपीएससी के लिए इस तरह के टॉपिक जो हैं वो फेवरेट हो जाता है, तो ध्यान रखना है। यहां पर चर्चा में क्यों आया? एक वर्ष तक जारी रहने वाली मानवाधिकार 75 पहल दिसंबर 2023 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर समाप्त होगी। अब आगे बढ़ते हैं, प्रमुख बिंदु इसमें समझ लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि प्रश्न आता है यूपीएससी में तो कुछ यहां से आएगा। 2023 का थीम क्या रखा गया था? थीम से यूपीएससी प्रश्न पूछती है, सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय की बात की गई है ना। ठीक, मानवाधिकार का 75 पहल का उद्देश्य क्या? तो स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय तथा जवाबदेही की प्रतिज्ञा के आधार पर परिवर्तन और वास्तविक प्रगति में योगदान देना है। मानवाधिकार 75 पहल के 3 लक्ष्य हैं, इस 3 लक्ष्य को आपको ध्यान में रखना है। सार्वभौमिकता एवं अविभाज्यता को बढ़ावा देना, भविष्य के लिए प्लानिंग करना, दूसरा मानवाधिकारों की व्यवस्था को और मजबूत करना। ठीक है, चलिए मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा अब क्या है, यानी कि इसको शॉर्ट में कहते हैं यूडीएचआर। अब देखते हैं, ये सार्वभौम अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को प्राप्त है, यानी कि किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव की बात करें तो उसका आधार कुछ भी हो सकता है, चाहे वो क्षेत्र हो सकता है, चाहे वो भाषा हो सकता है, जाति हो सकता है, रिलीजन हो सकता है ना, रेस हो सकता है। तो किसी भी आधार पर यह भेदभाव ना किया जाए लोगों के साथ। ठीक है, इनमें सबसे मूलभूत अधिकार अर्थात जीवन के अधिकार को लेकर जीवन को जीने लायक बनाने वाले अधिकार जैसे कि भोजन हो गया, शिक्षा हो गया, कार्य, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के अधिकार शामिल है। जीने के अधिकार को लेकर के आप देखेंगे भारत के संविधान में आर्टिकल 21 को विस्तार किया गया, राइट टू लाइफ की बात किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपनी विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इसका विस्तार भी कर रही है। तो भारत जो है मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को पालन करने वाला एक देश है और इसको और बेहतर स्थिति में लाने के लिए प्रयासरत है। ध्यान रखना है इस चीजों को। यूडीएचआर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1948 में अपनाया गया था। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों लाइन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस घोषणा पत्र में 30 अधिकार और स्वतंत्रताएं दी गई है जो सभी के लिए उपलब्ध हैं। आखिरी के जो ये 3 लाइन है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे देखते हैं, इस पर एक प्रश्न देखते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा गया है सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया, तो ये सही हो गया यहां पर। ठीक है, उसके बाद मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कानूनी रूप से बाध्यकारी ये नहीं है, तो यह भी सही है। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, तो इस प्रश्न का सही जवाब 1 और 2 दोनों सही हो गया, सी हो जाएगा।
चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और ये टॉपिक 5वां टॉपिक आज के लेक्चर का है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और इसका नाम आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, ये यूनेस्को। अब बहुत चर्चा में रहता है, क्यों रहा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका 5 वर्ष के अंतराल के बाद आधिकारिक तौर पर पुनः यूनेस्को में शामिल हो गया, क्योंकि इसने इस संगठन की सदस्यता से त्याग दे दिया था, कहा था इसमें हम शामिल नहीं रहेंगे, और जो बजट वगैरह यूएसए देता था यूनेस्को को वह भी रोक दिया था, क्योंकि यूएसए का कहना था कि हम इसमें पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, अमेरिकी लोगों की पैसे की बर्बादी हो रही है। लेकिन समय के साथ उसमें वह 5 वर्ष बाद फिर से लौटा इस संगठन में, और इसके अलावा जो बजट था यूनेस्को को लगभग $619 मिलियन का जो बकाया राशि था वह भी भुगतान करने के लिए उसने अपनी सहमति दे दी थी। ठीक है, अब यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1945 में हुआ था। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर के शांति स्थापना करने के लिए पूरे विश्व में काम करती है। सदस्यता जो है इसमें 194 देश इसके सदस्य हैं और 12 सहयोगी सदस्य देश भी इसमें है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने की प्रवृत्ति विकसित करने हेतु प्रेरित करना, उभरती हुई सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए पूरी दुनिया को तैयार करना, ये इसका उद्देश्य तय किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की सदस्यता की बात करते हैं तो ऐसे देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, ध्यान रखना यहां से इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं वे यूनेस्को के भी सदस्य होते हैं। ठीक है, ऐसे देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं उन्हें महासम्मेलन के 2/3 बहुमत से कार्यकारी बोर्ड की सिफारिश पर यूनेस्को में शामिल किया जाएगा, ध्यान रखना है। ऐसे राज्य क्षेत्र जो अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं उन्हें एसोसिएट सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। किस सदस्य के रूप में? एसोसिएट मेंबर उन्हें माना जाएगा। यूनेस्को में उनके प्रवेश अधिकार और दायित्व को महासम्मेलन द्वारा ही फिर निर्धारित भी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को के 3 सदस्यीय देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। देखिए यूनेस्को है, यूनेस्को के 3 सदस्य ऐसे हैं जो यूएन के मेंबर नहीं है। यहां से इस बात को ध्यान रखना है, प्रश्न बनने की संभावना रहती है। कौन कौन देश है? तो कुक आइसलैंड है, न्यू है और फिलिस्तीन है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसी से जोड़ के देखिए, संयुक्त राष्ट्र के 3 सदस्य देश हैं जो यूनेस्को के सदस्य नहीं है। कौन कौन? तो इजराइल है, लिंकेस्टीन है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ध्यान रखना है, क्या फिर से कहा गया, दोनों में कंफ्यूजन ना हो, फिर से समझिए। देखिए यूनेस्को के जितने भी मेंबर हैं उसमें 3 ऐसे देश हैं जो कि यूएन के मेंबर नहीं है, यूनेस्को के हैं लेकिन यूएन के नहीं है। तो कौन कौन होगा? कुक आइसलैंड, न्यू और फिलिस्तीन। ठीक है, अब दूसरी बात देख लीजिए, यहां पर संयुक्त राष्ट्र के 3 हैं ऐसे देश हैं, यानी कि वो यूएन के मेंबर हैं लेकिन वे यूनेस्को के मेंबर नहीं है। इसमें इजराइल आएगा, लिंकेस्टीन आएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, ये यूनेस्को के सदस्य नहीं कहा गया, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि यूएसए ने यह फिर से घोषणा की कि हम यूनेस्को में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के तारीख में, फिर ये जुलाई 2023 की बात है, आज की तारीख में यहां पर स्थिति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को लेकर के बदल जाएगा। तो ये इसीलिए कहते हैं करंट अफेयर से अपडेट रहना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है यूनेस्को के तो सदस्य हैं, यानी कि वो यूनेस्को का मेंबर होना चाहिए लेकिन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं होने चाहिए? ध्यान से अब देखिए, इसमें कुछ देशों का नाम दिया गया है, कौन सही है ये आपको पूछा गया है। तो यहां पर देखना है यूनेस्को के सदस्य हैं, यूनेस्को के सदस्य फिलिस्तीन है, बिल्कुल सही बात है, यूनेस्को का सदस्य है। उसके बाद कुक आइसलैंड भी यूनेस्को का मेंबर है, लेकिन मैंने इजराइल का बात किया था, इजराइल जो है वह यूनेस्को का मेंबर नहीं है और लिंकेस्टीन भी यूनेस्को का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप विकल्प में देखेंगे सही है तो फिलिस्तीन और कुक आइसलैंड, यानी कि 2 हो जाएगा। तो ए 1 और 2, तो इसका ए विकल्प सही हो गया। मामला समझ में आ गया? ये जो पॉइंट है आपके लिए जरूरी का होगा, तो इस पर ध्यान रखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात की गई, आईसीसी की बात। चलिए अब ये चर्चा में क्यों रहा? अब पुतिन साहब को जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं। तो रसिया के प्रेसिडेंट पे कुछ आरोप चल रहा था और इनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही थी, इसी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। ठीक है, बैकग्राउंड समझिए। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भाग लेने पर दक्षिण अफ्रीका उन्हें गिरफ्तार कर सकता था। अब इस तरह की क्या स्थिति होगी? आप कहेंगे ये कैसी बात हो गई कि ब्रिक्स सम्मेलन जो हो रहा है वह आप देखेंगे ब्रिक्स में, तो वह साउथ अफ्रीका में होना था और साउथ अफ्रीका में सभी राष्ट्र प्रमुख जाते, उसमें पुतिन भी जाते
और पुतिन यदि वहां जाते तो यह बात की गई कि वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, यह संभावना बनी। अब एक राष्ट्र का प्रेसिडेंट जा रहा है किसी मीटिंग में और जैसे ही वहां पहुंचता है आप उसे अरेस्ट कर लेंगे, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, परंतु यहां पर यही महत्व है आईसीसी का। जरा देखते हैं क्या बात है, मामला क्या है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने पुतिन को युद्ध अपराध का दोषी मानना और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। युद्ध अपराध का दोषी क्यों कहा गया? यूक्रेन और रूस के बीच आप जानते हैं संघर्ष लंबे समय से चल रहा है, तो यह आरोप है पश्चिमी देशों का, जैसे यूएसए का, यूरोप का, कि रूस ने यूक्रेन पर युद्ध थोपा है। ठीक है, तो यही इसी वजह से उन्हें युद्ध अपराधी कहा गया और यह आईसीसी के द्वारा जारी किया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तारी वारंट उनके खिलाफ जारी किया गया। और दक्षिण अफ्रीका जो है वह आईसीसी का सदस्य देश है। अब अगर ये सदस्य देश है तो उसकी जमीन पर यदि रूसी राष्ट्रपति जाते हैं तो फिर सैद्धांतिक रूप से उन्हें गिरफ्तार करना होगा, ये मामला था। अब यहां पर समझ लीजिए रोम संधि को जरा, इसके पक्षकार देशों के लिए आईसीसी के साथ सहयोग करना कानूनी बाध्यता है। अब भारत को लेकर के भी जरा हम बात करेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। देखिए, सबसे पहले हम आईसीसी को लेकर देख लेते हैं। यह नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता जैसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की जांच करने तथा उस पर अभियोजन चलाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, इसकी स्थापना 1998 में रोम संधि द्वारा हुआ था। यह केवल 1 जुलाई 2002 के बाद किए गए अपराधों पर ही अभियोजन चला सकता है, क्योंकि रोम संविधि जो है इसी दिन से लागू किया गया था। अब मैंने कहा था कि इसमें हम भारत की स्थिति को भी देखेंगे। आईसीसी के पास अपना पुलिस बल नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये दंतहीन शेर है। ये न्यायालय तो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन इसके जो बातें होती है ना वह दरअसल लागू नहीं हो पाता है, जनरली उसकी अवहेलना की जाती है। अब चीन के द्वारा भी देखेंगे, साउथ चाइना सी को लेकर के जो कहा तो चीन ने उसे नहीं माना, तो इसलिए दंतहीन शेर कहते हैं इसे। ठीक है, ऐसे में अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उसके आत्मसमर्पण के लिए अलग अलग देशों का सहयोग आवश्यक हो जाएगा। रोम संधि के 123 देश पक्षकार हैं, यानी कि उसके साथ सहमत हैं। वे देश जिन्होंने अभी तक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जैसे कि भारत, चीन, इराक, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, तुर्की, ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने रोम संधि पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है ये देश जो है वह बाध्य नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण से समझिए, यदि ब्रिक्स का ये मीटिंग जो होता वह भारत में होता तो क्या भारत पर यह दबाव बनता आईसीसी के द्वारा कि आप पुतिन यहां आते हैं तो गिरफ्तार कीजिए? नहीं, भारत पर यह दबाव नहीं बनता। भारत कहता कि मैं जो रोम संधि है उसका पक्षकार नहीं हूं, है ना, हमने हस्ताक्षर उस पर नहीं किया है, इसलिए हम इस बात के लिए विवश नहीं है। समझ में आ गया मामला? तो अगर भारत को लेकर के स्थिति बनता है, प्रश्न बनता है, तो आपको इस पर ध्यान रहना चाहिए। वे देश जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है, जैसे कि मिस्र हो गया, इराक हो गया, उसके बाद अगर आप देखेंगे इजराइल भी है, रूस भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब है। और मुख्यालय इसका कहाँ है? हेग, यानी कि नीदरलैंड में पड़ जाता है। अब चलिए इस पर एक प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय, और यहाँ पर कितने कथन सही है, ध्यान रखना है, ये नहीं पूछा गया कि कौन कथन सही है, कितने कथन। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना रोम संधि द्वारा 1998 में की गई थी, तो ये स्टेटमेंट सही है, हमने अभी पढ़ा है। अब दूसरा कथन कहता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय केवल 1 जुलाई 1998 के बाद किए गए अपराधों पर ही अभियोजन चला सकता है, उससे पहले किए गए अपराधों की जांच नहीं कर सकता है। देखिए ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो तारीख है उसमें प्रॉब्लम है। 1 जुलाई 2002 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 1998 दिया गया है। यहाँ देखिए हमने इसकी चर्चा भी की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट भी जो है आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर भारत ने वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो मैंने पहले भी बताया है कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए भारत इसके लिए बाध्य भी नहीं है। उदाहरण से भी मैंने बताया था कि अगर पुतिन यहाँ आते, ब्रिक्स की सम्मेलन अगर यहाँ हो रहा था, तो गिरफ्तारी के लिए बाध्यता भारत के समक्ष नहीं होता। हालांकि पुतिन गए नहीं थे मीटिंग में, साउथ अफ्रीका भी नहीं गए थे, तो ये मामला हुआ ही नहीं। तो कितने कथन सही हैं, तो आप देखेंगे यह भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया, तो केवल पहला सही है, यानी कि केवल एक कथन सही है और केवल एक कथन जो है ए में है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब जो है ए हो जाएगा। चलिए अब 7वां टॉपिक देखते हैं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन।
अब ये क्या है, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने की मंजूरी दे दी और इस वजह से यह मुद्दा जो है चर्चा में आया है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के विषय में थोड़ा सा समझिए, अगर प्रश्न बनता है तो यहां से इसकी संभावना होगी प्रश्न बनने की। इसकी स्थापना जो है 1874 में की गई थी। यह दुनिया में दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। 1874 में ही हुआ था, अब जरा समझ लीजिए। मुख्यालय इसका कहां पर है, स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में पड़ता है और सदस्य कितने हैं, 192 देश इसके सदस्य हैं। भारत भी इसका मेंबर है। यह डाक क्षेत्र की संस्थाओं के मध्य सहयोग का एक प्राथमिक मंच है। इस बात को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन नाम ही इसका है, ठीक है। तो डाक क्षेत्र से महत्वपूर्ण ये मुद्दा हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय मेल आदान प्रदान के लिए नियम निर्धारित भी करने का काम करता है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इसमें बड़ा अपडेट है तो ये बन सकता है एक प्रश्न। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कहा गया है कौन से सही है, आपसे पूछा गया है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 1874 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। हमने यहाँ चर्चा किया भी है, देखिए स्थापना 1874 में और हमने कहा कि स्विट्जरलैंड में हुआ है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है चलिए सही है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेल के आदान प्रदान के लिए नियम बनाए जाते हैं। बिल्कुल ये सही बात है क्योंकि यही नियम को तय करता है, तो सही यह भी हो जाएगा। तो इसमें सही चुनना था, सी हो जाएगा। एक और दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उत्तरी समुद्री मार्ग पे चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है इस बार के लिहाज से। उत्तरी समुद्री मार्ग, अब यहां पर इस मैप को भी आप देखिए, रूस के द्वारा यह काम किया जा रहा है। ये पहल रूस उत्तरी समुद्री मार्ग को विकसित करने के लिए 24 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है। अब समझ रहे हैं। तो यहां पर उत्तरी समुद्र मार्ग की स्थिति जरा पर आप यहां पर ये देखते हैं। पहले हम आपको थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी देते हैं, फिर से मैप पर आएंगे। उत्तरी समुद्री मार्ग क्या है, यह आर्कटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भागों को जोड़ता है। किस महासागर में की बात की गई है, तो आर्कटिक महासागर आपको ध्यान रखना है और इसके पूर्वी और पश्चिमी भागों को जोड़ने का काम यह करेगा। इसे पूर्वोत्तर जल मार्ग भी कहा गया। अगर मान लीजिए ये टर्म इस्तेमाल यूपीएससी करती है, यूपीएससी कई बार जो है विकल्प के साथ इस तरह का काम करती है, तो आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर सबसे पहले एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे और मैप के हिसाब से इसे समझने की कोशिश करते चलेंगे। जैसा यहां मैंने आपको कहा कि आर्कटिक महासागर की स्थिति को लेकर के और आर्कटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भाग को ये जोड़ने का काम करेगा, ये रूट जो है। तो यहां पर देखिए आर्कटिक महासागर की स्थिति को आप समझिए और यहां पर जो है ये पश्चिमी स्थिति है और यहां पर जो है ये पूर्वी स्थिति है। देखिए ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ये महत्वपूर्ण यहां पर हो जाएगा आपके लिए, इसकी चर्चा हम करेंगे अभी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहां पर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यह बेरेंट सागर से यानी कि नॉर्वे से लगती हुई रूसी सीमा के नजदीक से आरंभ होकर बेरिंग जल संधि कहां पे है, साइबेरिया और अलास्का के बीच तक जाता है। फिर से मैप पर आते हैं, देखिए ये बेरिंग जल संधि देख रहे हैं, तो साइबेरिया और अलास्का की स्थिति आपको यहां पर समझ में आ रही है, तो ये स्थिति आपको यहां पर ध्यान में रखना है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। उत्तरी समुद्री मार्ग का संपूर्ण मार्ग जो है आर्कटिक महासागर से गुजरता है और यह रूस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ के भीतर स्थित है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ पिघलने के कारण रूस के लिए उत्तरी समुद्री मार्ग का उपयोग करना अधिक आसान होता जा रहा है। यह मार्ग वर्ष में केवल 2 महीने के लिए ही खुलता है, ठीक है। इसके पूरी स्थिति को आपको ध्यान में रखना है। इसमें यह भी आपको ध्यान में रखना है कि देखिए रूस में आप जानते हैं पूरा हिस्सा जो है साइबेरियन का पर जाता है, उसमें सालों भर बर्फ जमा रहता है, तो बहुत अधिक काम वहां पर रूस में नहीं हो पाता है, वहां पर उसकी जनसंख्या भी अधिक नहीं रहती है, तो वहां प्रॉब्लम बना रहता है। तो कहीं ना कहीं रूस उस क्षेत्र में अपना काम करना चाहता है, उस क्षेत्र में भी चाहता है कि उसका भी वह उपयोग कर सके वहां के संसाधन का। तो इस प्रोजेक्ट का एक मुद्दा जो है ये जो उत्तरी समुद्री मार्ग की बात की गई है और ये जो 24 बिलियन डॉलर का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ये पूर्वी और पश्चिमी भाग को जोड़ने के लिए, इसके पीछे रूस का ये उद्देश्य छुपा हुआ है। तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा 2-3 चीजों की बात आप देखिएगा। स्टेट ऑफ मलक्का को भी आप ध्यान में रखिएगा, बेरिंग स्टेट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद साइबेरिया की कंडीशन को थोड़ा सा पढ़िए, सुएज कनाल के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए और नॉर्वे के पास से ये गुजर रहा है तो नॉर्वे और अलास्का की भी जानकारी आप यहाँ पर रखिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। क्योंकि मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी जो है मैप आधारित कुछ प्रश्न पूछती है और लोकेशन से संबंधित प्रश्न कर लेती है। यूपीएससी उत्तरी समुद्र मार्ग दे देगी और फिर पूछ लेगी किस एरिया से कहां से किन
किन किन देशों के पास से होकर गुजर रहा है। तो हमने इसकी चर्चा इसलिए मैंने आपको डिटेल से लिख के बता दिया है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। चलिए अब इस पर एक प्रश्न है, उत्तरी समुद्री मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपसे पूछा गया है कितने कथन सही है। ध्यान रखना है, ये नहीं पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, यहां पर नंबर पूछा गया है। आजकल यूपीएससी का ये नया पैटर्न है, इसलिए इसको ध्यान में रख के आपको जवाब देना है, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। अब चलिए स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। उत्तरी समुद्री मार्ग अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भागों को जोड़ता है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आप तेजी से यह समझेंगे कि पूर्वी और पश्चिमी भागों को जोड़ता है, जो मैंने पढ़ा है, और आप सही कर ले जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कीवर्ड पे ध्यान दीजिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है? अटलांटिक महासागर। और हमने चर्चा अटलांटिक महासागर का किया है? नहीं, हमने आर्कटिक ओशियन का किया है। चलिए जरा मैप पर देखिए, उससे समझ में आएगा। देखिए ये आर्कटिक ओशियन के पूर्वी और पश्चिमी भागों को जोड़ने की बात की गई है उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये जो है वह गलत हो गया, क्योंकि ये अटलांटिक ओशियन नहीं आर्कटिक ओशियन होना चाहिए था। चलिए अब दूसरे स्टेटमेंट पर चलते हैं। उत्तरी समुद्री मार्ग बेरेंट सागर से आरंभ होकर बेरिंग जल संधि तक जाता है। ये स्टेटमेंट जो है वह सही है। यहां आपने मैप पर देखा ही है कि ये बेरिंग स्टेट तक यहां पर पहुंचता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरी समुद्री मार्ग वर्ष में केवल 4 महीने के लिए ही खुलता है। यह स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा है कि यह केबल जो खुलता है वह 2 महीने के लिए खुलता है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि एक ही स्टेटमेंट सही है, जो कि दूसरा। आपसे पूछा गया था कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है, इसीलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। तो इतने सारे टॉपिक थे जो कि आप देखेंगे कि जून 2023 के महीना में इंपॉर्टेंट था आयर के हिसाब से अगर देखें तो। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो कि एपिसोड 4 होगा, उसमें जुलाई 2023 के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप क्या कीजिएगा कि जुलाई 2023 का जो कुछ टॉपिक होगा आयर का, करंट अफेयर्स आपके पास उपलब्ध होगा, संस्कृत आईएएस का मैगजीन भी उपलब्ध होगा, आप उसके माध्यम से थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ताकि जब हम चर्चा करेंगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अब अगले एपिसोड में जुलाई 2023 आईआर के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।